दोस्तों, आइए सुनते हैं मुझे चांद चाहिए भाग 8। शाहजहांपुर की मुमताज। प्रदर्शन से 2 दिन पहले पूर्वाभ्यास चल रहा था। मैं समझ नहीं पाया अनुराधा, तुम्हारे मन का एक हिस्सा मेरे लिए हमेशा पहेली बना रहा। मिट्ठू उदास भाव से बोला। वर्षा ने अवसाद से कहा, सेवा और भक्ति के मंदिर में ऐसी बातें मत करो मोहित। सुप्रिया कैसी है? उसकी खुशी का ध्यान तो रखते हो ना? हाँ, मेरी तुमसे यही एक विनती है। अगर मेरे लिए तुम्हारे मन में कुछ भी रहा है तो उसी भावना की सौगंध सुप्रिया पर उदासी की आंच ना आने देना। तुम्हारी तय जवाबदेही समझकर सुप्रिया को तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन मेरे भीतर के इस अंधेर को कौन संभालेगा? मिट्ठू मोहविष्ट एक कदम आगे आया। तुम्हारे इन झील सी आंखों में कभी मैंने अपने सपनों के अक्स ढूंढे थे। यह ईश्वर का घर है, यहाँ कामना की चित्कार मना है। वर्षा पीठ फेरकर दृढ़ता से बोली। अनुराधा, बार बार ईश्वर का नाम दोहराकर तुम जिन कलियों की चटक अनसुनी करना चाहती हो, उन्होंने मेरे मन में नंदन कानन की सुगंध भर दी है। पाप के बोल मत बोलो मोहित, मेरा मन प्रभु के चरणों में है। वर्षा थरथराई। पर मेरा मन कहीं और है अनुराधा, उस पर मेरा जोर नहीं चलता। आरती का समय हो गया है, मैं चलती हूँ। ईश्वर तुम्हें शक्ति दे। मंच के एक कोने तक आकर वर्षा ठिठकी, सुप्रिया को मेरा प्यार देना। मिट्ठू कुछ आगे बढ़ाया। तुम अपने मन पर पत्थर बांध सकती हो, काश मैं भी ऐसा कर सकता। दिव्या के संकेत पर रोहन ने नेपथ्य से शंख बजाया। शंख बज उठा। देखो मोहित, अब यहाँ मत आना। तुम्हें देखने के बाद वह अटक जाती है। मिट्टू उसे एकटक देखता है। रुक क्यों गई? अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वर्षा ने प्रणय व्यथा झलकाई। विदा मोहित। चाय का ग्लास लिए वर्षा रविंद्र मंच के लॉन पर अकेली बैठी थी, छोटे छोटे घूंटों से गला तर करते हुए। इस नाटक के पूर्वाभ्यास से उसे भावनात्मक रूप से क्लांत कर देते थे। ऐसा लगता जैसे वह 25 किलोमीटर की दौड़ के बाद हांफती हुई सूखी जीभ बाहर निकाले आई हो। प्रेम की पीड़ा, सहेली के प्रति स्नेह, ईश्वर के लिए थोपा हुआ लगाव, यौवन की अनवरत दस्तक, कामना की बलात् कुचलन, तीव्र विरोधी भावनाओं के बटनों पे बार बार उंगली रखते हुए उन्हें पल पल जलाना बुझाना होता था। गला बिल्कुल सूख जाता, मुंह के दायरे में जीभ ऐंठने लगती और अपने ही शब्दों की ध्वनियां दूर की अनुगूंज की तरह कानों में बजने लगती। यह 1 महीना ऐसे बीता जैसे सांस लेने की गति 4-5 गुना ज्यादा हो गई हो। उसके अकेले छूटने की नौबत नहीं आती थी। नाट्य दल के लोगों में सबसे पहले भेंट हुई मिट्ठू से। पहुंचने के पहले दिन वर्षा दिव्या के सुसज्जित ड्राइंग रूम में सोफे पर आर्टिलरी नाटक की अपनी प्रति पढ़ रही थी और संवाद के कुंजी शब्दों के नीचे पेंसिल से लकीरें खींचती जाती थी। पृष्ठभूमि में स्टूडियो पर धीमा सितार चल रहा था। तभी बाहर अहाते में कार के रुकने की आवाज सुनाई दी। कुछ क्षणों बाद कुर्ता पजामा में एक युवक सहज भाव से अंदर घुसा। वर्षा ने नमस्ते की तो वह बोला, हेलो, मुझे मिट्ठू कहते हैं। तुम्हें अकेले आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? वर्षा चौंकी, फिर इनकार में सिर हिलाया। नाटक पढ़ लिया तुमने? कैसा लगा? वर्षा कुछ क्षण सोचकर बोली, बहुत जटिल है। मिट्ठू सामने बैठ गया और सिगरेट निकालते हुए पूछा, ऐतराज तो नहीं है? वर्षा को अटपटा लगा। नाही में सिर हिलाया। एक कस खींचकर मिट्ठू भीतरी दरवाजे की ओर मुखातिब हुआ। मम्मी, चाय दे दो और बेसन के लड्डू रखे हैं कि खत्म हो गए? बड़ी भूख लगी है। दिव्या की मम्मी मुस्कान के साथ क्षण भर को दरवाजे पर दिखाई दी। अभी देती हूँ, तू जब आता है भूखा ही आता है। दिव्या दीदी कहाँ है? मिट्ठू ने वर्षा की ओर देखा। नहा रही हैं। जब मिट्ठू उन लोगों को अपने बंगले पे ले गया तो वर्षा चौंकी। यह घर अधिक आधुनिक और भव्य था। तीसरी भूमिका करने वाली निहारिका की कुछ महीने पहले शादी हुई थी। उसका घर छोटा पर कलात्मक था। नाट्य दल बहुवचन के प्रबंध संचालक थे रोहन। अपनी वातानुकूलित गाड़ी के साथ वह सदा सेवा के लिए तत्पर रहते थे। 3-4 दिन नाटक का वाचन दिव्या के यहाँ हुआ, फिर वे ब्लैंकिंग के लिए थिएटर में चले गए। अब आलम यह था कि बस सुबह का नाश्ता दिव्या के यहाँ होता, फिर लंच और रात का खाना भी कभी मिट्ठू के यहाँ, कभी निहारिका के घर और कभी रोहन के अत्याधुनिक एवं जरूरत से ज्यादा सज्जित बंगले पर। चाय और गप्पों के मध्यांतर के साथ दिन में रिहर्सल होती और देर रात तक नाटक की शल्य क्रिया। सुप्रिया और अनुराधा इतनी अंतरंग है, यह कैसे हो सकता है कि उसे मोहित के लिए अनुराधा की भावना का पता न चले? रोहन के यहाँ निहारिका ठंडी बियर का घूंट लेकर बोली। देर से चलते एयर कंडीशनर ने कमरे को खूब ठंडा कर रखा था। वर्षा को अपना दुपट्टा फैलाकर कंधे ढकने पड़े। हो सकता है अनुराधा अंतर्मुखी है, अल्पभाषी है, क्योंकि सुप्रिया उसे बिल्कुल उल्टी है, इसलिए अनुराधा और भी अपने मनोभाव अपने तक रखना चाहती है। दिव्या ने मुर्गी की टांग उठाते हुए स्पष्ट किया। वह जानती है कि अपनी सरलता में सुप्रिया किसी से कुछ भी कह सकती है। अनुराधा नहीं चाहती कि उसके भाव जगत में एक रोशनदान खुले। निहारिका कुछ बोलने को थी, पर मिट्ठू ने काजू फांकते हुए शिकायत कर दी। अनुराधा ने मोहित से अनुरोध किया है कि तुम मुझे छोड़कर सुप्रिया पर मोहित हो जाओ।
तो वह अबाउट टर्न करके सुप्रिया के पास चला गया। मुझे यह खासा सरलीकृत लगता है। रोहन के प्लेट आगे बढ़ाने पर वर्षा ने एक शामी कबाब उठा लिया। मिट्ठू, जिसे हम जी जान से चाहते हैं और साथ ही अपनी अशक्ति तथा व्यक्तित्व के लिए उसका सम्मान भी करते हैं, उसका ऐसा आत्मपीड़क अनूठा आग्रह माना जा सकता है, क्योंकि इसी के बाद अनुराधा दीक्षा लेने के लिए मठ में चली जाती है। यानी मोहित साफ देख रहा है कि अनुराधा तो उससे दूर हो गई, चाहे वह अनुराधा का अनुरोध माने या नहीं। इस तरह उसके मन में नए सिरे से अनुराधा के लिए सम्मान जागा। वर्षा, तुम ऐसा त्याग कर सकती हो? मिट्ठू ने मुस्कुराकर पूछा। स्टेज पर? हाँ। सबकी हंसी के बीच वर्षा ने वियर पर का घूंट भर लिया। वर्षा कभी कभी इन लोगों और उनके संसार की ओर आश्चर्य से देखती। नाटक के अलावा इनकी जिंदगी में और कोई चिंता नहीं थी। इनके दिन रात अमृत कलात्मक संतोष के लिए ही समर्पित थे। शुरू के 8-10 दिन निहारिका वर्षा से कटी कटी रही, पर फिर वर्षा की अभिनय सामर्थ्य एवं स्वागत में सरलता पहचानकर शाहजहांपुर की मुमताज के निकट आ गई। मिट्टू बीच बीच में उसे घुमाने ले जाता। हजरतगंज, इमाम बाया यूनिवर्सिटी, ऊंचे रेस्टोरेंट में बैठते हुए वह किंचित आत्म सजग रही, पर मिट्टू अपनी धारा प्रवाह वार्ता से उसका अटपटापन टिकने नहीं देता था। दिव्या के कहने पर मिट्टू उसे तीन नाट्य प्रदर्शनों में भी ले गया। शाहजहांपुर की तुलना में वर्षा ने उन्हें कलात्मक दृष्टि से ऊंचा पाया। उनके चरित्र निरूपण तथा अभिनय शैली के बारे में सोचा और उनके अच्छे बुरे तत्वों की चर्चा की। यही वह मुकाम आता है जहां वर्षा को अपने वयस्क जीवन का पहला चुंबन प्राप्त हुआ। वे शाम ढले एक बाग के सुरक्षित एकांत में थे। मिट्ठू एकाएक मुड़ा और उसे आलिंगन में लेकर अधरों पे चुंबन लिया। दोनों को छूती हुई परस्पर आकर्षण की हिलोर का उसे पूर्व एहसास था। पूर्वाभ्यास के दौरान तीसरे दृश्य में जब मोहित तथा अनुराधा बाहों में बंधते थे तो वर्षा सकुचा गई। जीवन और मंच दोनों में पुरुष के साथ यह उसका पहला भरपूर आलिंगन था। वर्षा की रीढ़ में हल्की सी झुरझुरी हुई। वर्षा का मिट्ठू से कोई रिश्ता नहीं है। मोहित और अनुराधा प्रेमी है। अनुराधा तथा मोहित मंच पर आलिंगन में बंधते हैं, लेकिन लता मंडप में चुंबन वर्षा और मिट्ठू के बीच होता है। जीवन और रंगमंच के बीच ऐसी भ्रांति से हक्की बक्की होने के बावजूद वर्षा ने पाया कि देहायाम के अनुरागी क्षणों में उसका हास्य बोध कुछ और निखर उठता है। मुझे अंदाजा था तुम यहीं होगी। मिट्ठू दोनों हाथों में चाय का एक एक गिलास थामे चला आ रहा था। गर्म तरलता से गले को तर करना उसे भला लगा। नसों में जैसे कोई सिकाई हो जाती थी। तुम्हें सो से पहले डर लगता है? मिट्टू सामने बैठा सिगरेट जला रहा था। पहली बार हल्का सा लगा था, फिर नहीं। हाँ, तनाव जरूर रहता है। पहला नाटक कौन सा था तुम्हारा? एवं इंद्रजीत। मिट्टू मुस्कुराया। अजीब संयोग है, मेरा भी यही था। कौन सा रोल किया था तुमने? इंद्रजीत। पर यह कैसा कैरेक्टर? मुझ पर फवा नहीं। दरअसल लेखक करना चाहता था, पर निर्देशक माने नहीं। पता है क्यों? क्योंकि लेखक वह खुद करना चाहते थे। उसने मुस्कान के साथ कस खींचा। जब डायरेक्टर कोई भूमिका भी निभाए तो प्रदर्शन पर बुरा असर पड़ता है। तुम क्या सोचती हो? वर्षा 2 पल चुप रही, फिर बोली, मुझे अभी ऐसा कोई अनुभव नहीं, पर अगर कलाकार नए हो तो नुकसान का डर है। कुछ क्षण मौन रहा। आकाश पर शाम की लाली छाई रही। हल्की हवा थी। लंबे गहन पूर्वाभ्यास के बाद बाहर अच्छा लग रहा था। तुमने दिव्या जी को स्टेज पे देखा है? वर्षा ने पूछा। हाँ, देवसेना की भूमिका में। कैसी थी? बहुत अच्छी। पर अचानक उन्होंने तय किया कि अब सिर्फ डायरेक्ट करेंगी। जब लखनऊ के बस अड्डे पर उसने दिव्या को देखा तो पहली प्रतिक्रिया आवेग के साथ गले लगने की हुई, पर अपने को जब्त करते हुए सिर्फ हाथ थामे रह गई। कोई मुश्किल तो नहीं हुई? उन्होंने पूछा था। वह एक पल के लिए ठिठकी। नहीं, पर उनकी ओर देख नहीं पाई। भीतर का हाहाकार फूटा कई दिनों के बाद। देर रात दोनों वापस लौटी थी। सोने की तैयारी थी। दिव्या बाथरूम से निकली, रेशमी लुंगी कुर्ते में, खुले बालों में रिबन बांधते हुए। वह टकटकी लगाए देखती रही। बहुत सुंदर लग रही हो। एक जोड़ी तुम्हें दूंगी, सोते समय पहनना। जैसे सांप अपनी केचुली छोड़ देता है, कुछ कुछ वैसे ही वह पिछले दिनों में अपना अतीत विस्मृत किए हुए थी। यह पोशाक अपने घर में पहनकर वह कैसी प्रलय का जोखिम उठाएगी, और चौवन सुल्तानगंज का डंक अपनी संपूर्ण तीक्ष्णता एवं गहनता के साथ एक ही क्षण में चुभा। इसके लिए वह आसानी से जुटाई दिव्या के इधर सुलभ एकाधिकार भरे सानिध्य ने, जिसकी वजह से वो मंगावस चहकती रहती थी। और अचानक उसका बांध टूट गया। दिव्या का वक्ष उसके आंसुओं से भीग गया, पर आवेग था कि रुकने में नहीं आ रहा था। फिर एकाएक वैसे ही झटके से वह अलग हुई और स्वयं को संभालते हुए आंसू पोंछे। मम्मी ने दिव्या वर्षा की जोड़ी खासी मनोरंजक पाई। सिर्फ बाथरूम जाने के लिए ही दोनों अलग होती हैं, उन्होंने हंसकर रोहन को बताया। जब एक बार एकांत में मम्मी ने शाहजहांपुर में दिव्या जीवन एक अनुशील विषय छेड़ा तो वर्षा अभिप्राय समझ गई। दिव्या के लिए रोहन का आकर्षण सूक्ष्म होते हुए भी उससे छिपा नहीं था। फिर एक रात दिव्या ने भी मम्मी की असली पसंद का जिक्र कर दिया। यह रोहन का लचीलापन है कि मेरा अतीत जानते हुए भी उसका रुख नहीं बदला। वर्षा, तुम्हारी सखी चाहती क्या है? मम्मी ने पूछा। अब तो उस कलकत्ते वाले की बाट भी नहीं जो रही, 30 की हो रही है। उम्र क्या लौट कर आएगी? बाहर 4 बातें तो मुझे सुननी पड़ती हैं। उसमें कोई खोट हो तो मन को समझा भी लूं। रूप में, ज्ञान में, गुण में, सोने में है मेरी बिटिया। मम्मी पल्लू से आंख पोंछने लगी। जिस नाम ने उसके जीवन की दिशा बदल दी वह पहले उसने निहारिका से सुना था।
प्रदर्शन के बाद रोहन के यहाँ शैंपेन की बोतल खोली जा रही थी। लघु विस्फोट रोहित का काक खुलने के साथ ही झाग के ज्वार को प्याले में उठेला गया तो वर्षा रोमांचित हो उठे। बिल्कुल उत्सव का वातावरण था। वर्षा जैसे ऊंचाई पे खड़ी अपने सिर के पीछे से आलोक मंडल सा अनुभव कर रही थी। थिएटर में उसने जिस सामाजिक स्तर के स्त्री पुरुषों को देखा उससे वह किंचित आतंकित हो गई थी। यह प्रदेश की राजधानी है उसने सोचा। बाद में कुछ गणमान्य व्यक्ति पिछली तरफ बधाई देने आए, उसमें 2 मंत्री भी थे। स्त्रियों की वेशभूषा के सज्जा देखकर वर्षा को लगा जैसे वह पाषाण युग में रहती है। उसने संभल कर मुस्कान से आभार प्रकट किया। बोली बहुत कम, जी अवश्य, कृपा है जैसे शब्दों से काम चलाया। मैं कहाँ हूँ, यह कौन सी दुनिया है। उसके बदन में ऐसी सिहरन दौड़ा देने वाली पुलक उठी कि बाहों में रोमावली खड़ी हो गई। वर्षा ने शैंपेन का एक घूंट लिया। जीभ पर तरलता का ऐसा लतीफ स्पर्श मुंह से पेट तक जैसे पुण्य रेखा से खींचने लगी। वर्षा, तुम में जाओ। निहारिका उसके पास आई। दूर कोने में वर्षा फोन पर किसी प्रशंसक से बधाई ले रही थी। बगल में रोहन उनका प्याला थामे खड़ा। निहारिका के पति सुनील को मिट्टू प्रमुदित उत्तेजना के साथ बता रहा था कि कैसे निहारिका के मुंह से मैंने अनुराधा से कल कहा था कि बजाय अनुराधा के मुझसे कल कहा था निकल गया। इस पर उन्होंने कैसे जून की गर्मी में ठंडे पसीने से नहाते हुए अपना अगला संवाद संशोधित करने में सफलता पा ली। वर्षा की आंखों में बहुत नाजुक पारदर्शी सुरूख डोरे उभर आए थे। क्या वह समझी नहीं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, मैंने 2 साल पहले फॉर्म भरा था पर मुझे लिया नहीं गया। वर्षा उसकी ओर देखती रह गई। वे दोनों सो रही थी जब सुबह 9, 9:30 बजे दरवाजे पे दस्तक हुई। कौन? दिव्या ने बोझिल पलकें खोली। कुछ समाचार पत्र लिए चौड़ी मुस्कान से निहारिका अंदर घुसी। अरे, जिनकी तारीफ शहर की जुबान पर है वे दोनों घोड़े बेचकर सो रही हैं। तस्वीरों के साथ 3 और 4 कॉलम के शीर्षक थे। बहुवचन का नया सोपान, अभिलाषा का श्रेष्ठ प्रदर्शन, दिव्या कात्याल की नई विजय पताका इत्यादि की नीचे दी गई समीक्षाओं ने अपनी अपनी दृष्टि से थोड़ी नुक्ताचीनी करते हुए कुल मिलाकर प्रस्तुति की प्रशंसा की गई थी। नाटक के बारे में रायें अलग अलग थी पर निर्देशन ऊंचे स्तर का है, इस बारे में सब सहमत है। एक ने वर्षा में ऊंची संभावनाएं देखी थी, दूसरे ने संवेदनशील अभिनय को प्रदर्शन का प्राण माना था और तीसरे ने प्रमाण पत्र दे दिया था शाहजहांपुर की मुमताज पर लखनऊ को भी नाज है। वर्षा मोह भरे आतंक न छपा हुआ नाम और अपनी तस्वीरें देख रही थी। प्रिंट मीडिया से यह उसकी पहली नाटकीय समक्षता थी। बाय बाय वर्षा, अब कब आओगी? टेक केयर डियर। लखनऊ से जिस तरह वर्षा ने अलविदा किया वह उसका दिल ही जानता है। बस में हरकत हुई तो उसने सूनी आंखों से खिड़की से झांका। रोहन, निहारिका, मिट्टू और दिव्या हाथ हिला रहे थे। वर्षा का मन ऐसे कपाया जैसे अपने रक्त संबंधियों से बिछुड़ रही है। बस जो आगे बढ़ रही थी वर्षा को लग रहा था जैसे वह ऊपर से छोड़ी खाली गागर की तरह कुएं की अतल गहराई में डूबती जा रही है। आज यहीं तक की कथा। अगले भाग में सुनेंगे वर्षा जब घर पहुंची तो क्या हुआ। बाय।